तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई भी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आए तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, आसपास कुछ और चार्जेस होंगे जिससे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस चार्ज पे। तो उस अगर एक चार्ज को मूव करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और उस पॉइंट का जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट्स से हमारे पास एक इंफिनिटी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम का। इसको किसी पॉइंट ए पे हम लेकर आते हैं और इसको लाने समय हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं इस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। सो ये अगर इंफिनिटी वाला पॉइंट है, इसको इस पॉइंट तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है। और अगर यही एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, तो उस केस में मतलब अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करते हैं, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स are joined by a metallic wire or they are placed in contact, free electrons flow from a conductor having higher concentration of electron to a conductor having lower concentration of electron. So हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर्स है, are joined by a metallic wire। जैसे यहाँ पे दो कंडक्टर्स है, they are joined by a metallic wire। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे दोनों कंडक्टर को, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उससे दूसरे वाले बॉडी पे जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हाई जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से दूसरे वाले पे मूव करेगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ बिकम्स इक्वल। तो ये इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेगा? जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम ना हो जाए। जो बी पार्टिकल है, जो ए वाला जो ये स्फीयर है, इन दोनों पे इलेक्ट्रॉन जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा तब तक मूवमेंट होता रहेगा। So this can be understood by following examples. So example 1 in figure 9.18, a positively charged conductor A is joined by a metal wire to an uncharged conductor B. तो अनचार्ज कंडक्टर बी है, तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब इसमें ज्यादा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम है ए वाले में, तो इलेक्ट्रॉन बी से ए के तरफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम बी टू ए, राइट। और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो करंट किधर से जाएगा? ए से बी तक की तरफ जाएगा। So electrons move from uncharged conductor B to the charged conductor A. So B to A, the electron moves to balance the deficit of electron. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी ये B वाला जो अनचार्ज कंडक्टर है ये पूरा करेगा अपने से इलेक्ट्रॉन भेजकर। ठीक है। The movement of electrons continues till both the... हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं तो सर। आवाज आई? So movement of electron continues till both the conductors have equal concentration, right? तो ये जो चार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है बी, उससे चार्ज्ड बॉडी ए पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। और ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तब तक होगा जब तक concentration of electron on B and concentration of electron in A both becomes equal. Till the time both becomes equal, the electron will keep on moving from this body B to body A. Now in figure 9.19,
So in figure 9.19, a negatively charged conductor A is joined by a metal wire to an uncharged conductor B. So ये जो negatively charged conductor है, right? So ये negatively charged conductor को जब हम B से connect करते हैं तो अब इसमें excess electron है, तो उस केस में direction of flow of electron किधर होगा? A से B के तरफ होगा. So electrons flow from charged conductor A to the uncharged conductor B. तो ये जो चार्ज कंडक्टर ए है इससे अनचार्ज कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स व्हेन बोथ द कंडक्टर्स एक्वायर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल स्टॉप व्हेन बोथ द कंडक्टर्स एक्वायर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now in figure 9.20, so in figure 9.20, two charged conductors A and B are joined by a metal wire. अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से ज्वाइन कर रहे थे. अब ये थर्ड वाला जो है फिगर 9.20, two charged conductors A and B are joined by a metal wire, right? The conductor A is negatively charged while the conductor B is positively charged. तो ये जो A है इस पे नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टर B पे पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कंडक्टर. तो बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है A में एज कंपेयर टू B, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर A टुवर्ड्स कंडक्टर B. So electrons flow from negatively charged conductor A to the positively charged conductor B. This flow of electron continues till there is equal concentration of electron in both the conductors. तो ये जो flow of electron है, this will continue, है ना, till there is equal concentration of electrons in both the conductors. दोनों में जब तक equal concentration नहीं होगा तब तक ये electrons flow करता रहेगा. अब इनसे ये जो तीन एक्टिविटीज हैं, इन तीनों एक्टिविटीज से इन्फेरेंस क्या निकलता है? From above example, it is clear that the flow of electrons between two conductors joined by metal wire can be maintained for a long time if it is somehow made possible to maintain an excess of electrons in one conductor and a deficit of electrons in the other conductor. This is done in an electric cell. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? मेंटेन करता है ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है दो बॉडी के बीच में, वो उसको मेंटेन करता है. तो अब जब इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को जो मेंटेन करता है ना, उससे क्या है कि हमेशा जब तक ये इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड रहेगा तब तक ये दो, लेट्स से ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट करके रखा है. जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, राइट. इस एंड में नेगेटिव ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है. So in a cell, an excess of electrons on one electrode and a deficit of electron on the other electrode, that is anode, are maintained for a sufficiently long time, है ना. So कैथोड पे excess of electron होगा और deficiency of electron तुम्हारे एनोड पे होगा, और maintained for a sufficiently long time by a chemical reaction within the cell. Thus, an electric cell works as a source of electron and there is continuous flow of electron in the external circuit connected with the cell in direction from cathode to anode. So electric cell works as a source of electron, right? And there is a continuous flow of electrons in the external circuit connected with the cell in direction from cathode to anode. Now, direction of the electric current. So direction of the electric current, that is conventional and electronic flow.
So it is our common experience that if a body is released from a height, ठीक है, the body always moves from a higher level A away from the earth to the lower level B. तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो हायर, जो हाइट, ज्यादा हाइट से लेस हाइट के तरफ ये बॉडी हमेशा मूव करता है, ठीक है. सो बॉडी रिलीज फ्रॉम अ हाइट फॉल्स डाउनवर्ड. सिमिलरली इफ टू वेसल्स, ये एग्जांपल्स दे रखा है, इससे कंपेयर करेंगे कैसे करंट फ्लो करता है उसको. Similarly, if two vessels containing water up to different levels are joined together, तो यहाँ पे इन दोनों वेसल में वाटर के लेवल्स अलग अलग, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे वाटर का लेवल, तो ये देखो लेवल डिफरेंस है. हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो करता है, ठीक है. सो दिस फ्लो ऑफ वाटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इस पॉइंट पे प्रेशर अलग है, इस पॉइंट पे प्रेशर अलग है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये मूव करेगा. और ये तब तक मूव करेगा, ठीक है, जब तक कि दोनों साइड में लेवल ऑफ वाटर सेम ना हो जाए. We have also read that if two bodies at different temperature are kept in contact, तो दो बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है, अगर उनको कांटेक्ट में रखोगे तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है. सो heat flows by conduction from body A at higher temperature to body B at a lower temperature till both the bodies acquire the same temperature. So till both of them acquire same temperature, the heat keeps on flowing. So in a similar manner, when two charged conductors, तो अभी तक देखो हीट का एग्जाम्पल लिया, वाटर फ्लो का एग्जाम्पल लिया, हाइट एक हायर जो पोजीशन पे है लोअर पोजीशन के तरफ वाटर फ्लो करता है. उसी तरह हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो उधर भी देखा कि एक हाइट से लेसर हाइट के तरफ वो नीचे की तरफ गिरेगा. अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं हम लोग चार्ज बॉडीज से. सो इन अ सिमिलर मैनर व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय अ मेटल वायर, दो कंडक्टर को अगर आपने कंडक्ट कर दिया मेटल वायर से, मतलब कनेक्ट कर दिया मेटल वायर से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है. So a conductor having an excess of electron is said to be at a negative or lower potential. तो जिसमें excess of electron है is said to be at negative potential, while having a deficit of electron is said to be at positive potential. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल. जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा या लोअर पोटेंशियल होगा. Now in figure 9.24, a positively charged conductor A having a deficit of electrons, है ना? So positive charged conductor A having deficit of electron, that is at a high potential, is joined by a metal wire to a negatively charged conductor having an excess of electron, that is at low potential. The direction of flow of electron is from the conductor B to the conductor A. सो ये देखिए इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है तो करंट का जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा. सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द कंडक्टर बी टू द कंडक्टर ए, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. उसी तरह in keeping the convention of flow from a higher to lower level, the electric current is said to flow from a body at higher potential to a body at lower potential. That is in a direction, so that is in a direction opposite to the direction of flow of electron. So thus the direction of flow of conventional current is opposite to the direction of flow of electrons. Now, elementary idea about work done in transferring charge through conducting wire. Potential difference V is equal to W upon Q.
So V is equal to W upon Q. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी से दो और फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो पहला हम लोग कर रहे हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसी को Q को इधर लेके चले जाएंगे तो W वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, और ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू एक और हो सकता है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। बट ज्यादातर हम लोग देखेंगे या तो इसको यूज करते हैं या इसको यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या अननोन हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो so we know that like charges repel and unlike charges attract. Therefore, to create an excess or deficit of electron at a point, some work is to be done in moving the charges against the forces between them. तो भाई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम लोग को किसी चार्ज बॉडी को मूव करना है तो वील हैव टू डू सम extra amount of work from outside. The force between the two charges is zero when they are at infinite separation. Hence, quantitatively, potential at a point is measured in terms of work done in bringing a charge q from infinity to that point. Okay. If work W dash is done in bringing a charge q from infinity to a point, then potential at that point is V is equal to W dash by Q. ठीक है, है ना? तो V is equal to W dash by Q, जहाँ पे work done W dash is done in bringing a charge Q from infinity to a point. जब हम शुरू में ही बता रहे थे कि अगर एक चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन W डैश करना पड़ रहा है और चार्ज Q है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा V, that is W dash by Q. Now potential is a scalar quantity. Its SI unit is joule per coulomb or volt. So similarly, the potential difference between two conductors is measured in terms of work done in transferring the charge from one conductor to the other through a metallic wire. So potential difference between two conductors potential difference between two conductors is equal to work done in transferring a unit positive charge from one conductor to the other conductor. So अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग को चार्ज बॉडी को मूव करना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वर्क डन in transferring a unit positive charge from one conductor to the other. So if work done W is done in transferring a test charge Q from one conductor to the other, test charge इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वहां पे हम लोग उस पे वर्क डन को असेस कर रहे हैं बेसिकली, तो इसीलिए उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. From one conductor to the other, the potential difference between them is work done by charge. So जो हम लोग V is equal to W by Q कर, ये potential difference is same as potential at a point. So potential difference is a scalar quantity, है ना? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहे हैं तो potential difference is W by Q. यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट ऑफ वर्क जूल्स पर कूलम हो जाता है, जिसको कि वोल्ट नाम दिया गया है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड.
सॉरी बच्चों। हाँ, सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कर रहे थे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन in moving a charged body from one point to the other point is equal to the potential difference between these 2 points. So ये जो from the relation V is equal to W by Q हम लोग ये यूनिट देख रहे थे, वर्क डन बाय चार्ज मतलब जूल्स पर कुलम हो गया, तो 1 जूल पर कुलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट. दिस वोल्ट वाज नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने ये बनाया था. So which is named as volt, abbreviated as V. So potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work done in transferring 1 coulomb of charge through one point to the other point is 1 joules. तो ये जो potential difference है between 2 point is said to be 1 volt. तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है. अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करेंगे. सो देखो, कभी भी जब करंट फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड के बीच में, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, राइट. अब इस कंडक्टर के क्रॉस हम लोगों ने सेल लगा के रखा है. इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो ये कंडक्टर के भी इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा. अब जब ये कनेक्टेड नहीं था तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा होगा. बट जैसे ही तुमने उसको बैटरी के अगेंस्ट कनेक्ट किया, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये सारा अलाइन हो जाता है. तो बैटरी के कनेक्ट करने पे इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस एंड पे आ गया, तो यहाँ पे जब नेगेटिव आ गया तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये सारा इससे रिपेल करेगा और इधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करने लगेगा. और बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा इस नेगेटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन पे है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड इधर से इस तरफ मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो करंट फ्लो करने लगता है. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ रास्ते में कुछ उसको एटम्स मिलेंगे. अब वो इलेक्ट्रॉन जाके इस एटम से टकराएगा तो जो उसका स्पीड इंक्रीज किया तो वो वापस स्पीड कम हो जाएगा. तो जितना कोलिजन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का इस एटम के साथ, जितने बारी कोलिजन्स होगा उतना उसको टाइम ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक आने में. तो more the amount of collision, more will be the resistance offered by this conductor to the flow of current. So electrical resistance का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ. So when a current flows through a metallic wire, it offers. So when a current flows through a metallic wire, it offers some obstruction called resistance to the flow of current through it. Thus we define resistance as below. So जो current flow है उसको resist करेगा कोई भी कंडक्टर अपने थ्रू फ्लो करने से. तो the obstruction offered to the flow of current by a conductor is called its electrical resistance. तो एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन वो ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ करंट. सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्यों है, जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया अभी. तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अ मेटल वायर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव इन रैंडम मैनर इन एब्सेंस ऑफ एनी सेल कनेक्टेड अक्रॉस इट. मतलब जब ये कंडक्टर है, लेट्स से, तो ये कंडक्टर लेट से हमारे पास है, ठीक है. तो जब इसमें कोई सेल कनेक्टेड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा,
ये इधर मूव कर रहा होगा, है ना, सब रैंडम मोशन में हो रहा है मूवमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है अगर इसमें कोई भी सेल हम लोगों ने नहीं कनेक्ट करके रखा हुआ है तो। अब जब अगर हम लोग कोई सेल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू ए सेल, जैसे ही हम लोग इसको एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स start moving from the negative terminal of the cell to the positive terminal through the metal wire। तो इलेक्ट्रॉन देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव साइड से ये पॉजिटिव साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, राइट। सो during their movement they collide with the fixed positive ions and other free electrons of the wire, during which the speed decreases and the direction of motion changes। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो यहाँ रास्ते में जो उसको एटम मिलेगा या कोई और इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ कोलिजन होगा, कोलिजन से उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। आफ्टर सच कोलिजन दे अगेन एक्सेलरेट टूवर्ड्स, मतलब उसका स्पीड कम होगा, टकराने के बाद फिर से एक्सेलरेट करेगा, फिर से अपना स्पीड बढ़ाएगा और फिर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इस प्रोसेस में देयर विल बी मेनी सच कोलिजन्स व्हिच विल हैपन एंड मेनी टाइम्स this electron will, you know, its speed will decrease or will come to rest, but it will again, you know, get up and start accelerating and start moving। So this process continues। As a result the electron do not move in bulk with an increasing speed from one end to the other। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, एकदम एक्सेलरेट करता हुआ स्पीड बढ़ता गया और यहाँ तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। सो वो एक बिकॉज ऑफ सच कोलिजन्स देयर विल बी, यू नो, मेनी सच कोलिजन्स, और उससे उसका स्पीड जो है, ओवरऑल स्पीड हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से ही धीरे धीरे पहुंचता है टकराते हुए। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन बल्क with an increasing speed from one end to the other, but they drift towards the positive terminal। drift करना मतलब धीरे धीरे मूव करना। तो देखो जब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, जब हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इसको वायर के क्रॉस, राइट, जब हम लोगों ने वायर के क्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन सब एक लाइन से मूव करने लगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ अ वायर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट थ्रू इट। तो ये जो उसके स्पीड को बार बार टकराने की वजह से जो रुक जाता है वो, दैट इज हाउ, this is how the wire offers resistance to the flow of electron। Now figure shows the drift of electrons in a wire। The electrons are shown by dots and positive ions are shown by plus। तो यहाँ पे ये सब टकराते हुए जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पे ही बेस्ड होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो V से वोल्टेज, I से करंट, R से रेजिस्टेंस। तो तुम ये लिखोगे वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if a current I flows through a wire when potential difference across the ends of the wire is V। तो अगर ये जो दोनों ends of conductor है इसके अक्रॉस अगर potential difference V है, राइट, resistance offered by the wire to the flow of current is the ratio of potential difference across it to the current flowing in it। So resistance R
will be equal to V upon I. ठीक है. So resistance R is equal to potential difference by current. So इसी में अगर I को उधर लेके चले जाएंगे तो V is equal to I into R हो जाएगा, जो मैंने अभी लिखा था. तो दोनों में से किसी तरीके से तुम लिख सकते हो, तीनों फॉर्म लिख सकते हैं बेसिकली. रेजिस्टेंस R is V by I is equal to V by R and V is equal to IR. तो जो भी अननोन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी from relation R is equal to V by I, right? So unit of resistance is unit of potential difference by unit of current. तो unit of potential difference वोल्ट है और वोल्ट पर एम्पियर हो गया, जिसको हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. So SI unit of potential difference is volt. So SI unit of potential difference is volt and that of current is ampere. Current का SI unit ampere है और potential difference का SI unit volt है. Hence SI unit of resistance is volt per ampere, which is named as ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere, V by I. R is equal to V by I. Volt by ampere is 1 ohm. ओम का शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन इस तरह, ये जो सिंबल है इसको ओमेगा कहते हैं. ठीक है, जो ये सिंबल है इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं. तो 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. So resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when the potential difference across its end is 1 volt. तो जब potential difference 1 volt है तब जो current flow करेगा उसको हम लोग 1 amp. So then 1 ampere current flows when the potential difference is 1 volt, then the resistance offered is 1 ohm. Now factors affecting the resistance of a conductor. So factors affecting the resistance of a conductor. So पहला है material of a wire. So रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है. पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है कि किस चीज से ये वायर बना हुआ है ना, किस मटेरियल से ये वायर बना हुआ है. सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स which the electrons moving from it suffer with the other electrons and fixed positive ions of the wire. In different materials, the concentration of electron and the arrangement of atoms are different. So therefore, the resistance of wire of same length, same area of cross section, but of different material differ depending on their material. So good conductors have higher concentration of free electrons. Such metals offer less resistance. तो जिसमें resistance less होगा अगर अच्छा कंडक्टर है, और बुरा कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है. सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द वायर. सो इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर एक टर्म होता है जिसको रो कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, है ना. इसको RHO रो से लिखते हैं. दूसरा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे. जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. सो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मूविंग, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर वायर लंबा है तो कोलिजन होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे. तो बिकॉज कोलिजन होने का चांस इंक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो if they have to travel a long distance in wire, therefore a long wire offers more resistance than a short wire. So a long wire offers more resistance than a short wire. That is, resistance of a wire is directly proportional to length of wire. Now third is the area of cross section of wire. So area of cross section of wire पे depend करेगा.
अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब थिकर वायर है, तो उसमें जो कोलिजन्स है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जाने के रास्ता ज्यादा रास्ता होगा, मतलब इट विल हैव a broader space to move. So that's why collision will be less and hence the resistance will be less. So in thick wire, electrons get a larger area of cross section to flow as compared to a thin wire. Therefore, thick wire offers a less resistance. है ना, thicker wire में less resistance. So resistance of wire is inversely proportional to area of cross section of wire. Now, fourth point is the temperature of the wire. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाने की वजह से, राइट, सो बिकॉज if the temperature of wire increases, ions in it vibrate more violently. As a result, number of collision increases because vibrations increase करेगा, number of collision increase करेगा, and hence resistance of a wire increases. That is, the resistance of a wire increases with the increase in temperature. ठीक है, अब थोड़ा तुम लोग से हम देखें कि कौन बच्चा जो है, अपना अपना वीडियो ऑन कर लो सब लोग, देखें कौन भी बच्चा, कौन कौन सा बच्चा जो है पढ़ा अभी तक, समझा क्या क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू, भाई पूछते ही त्रिशा गायब हो गई। चलिए पहला क्वेश्चन जाता है आकांक्ष को। आकांक्ष, ओम्स लॉ क्या है बेटा? आकांक्ष? Sir, voltage equals to current into resistance. वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। उसको तीन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर भी लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू V बाई आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अन्वी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? अन्वी, अन्वी, आर यू देयर? उपमन्यु तुम बताओ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। उपमन्यु? यस सर। हाँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है। सर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सुन नहीं रहते क्लास में? ध्यान दिया करो क्लास में, क्या फायदा हुआ, मैं तो बोलता जा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। सर ओम ओम है होता ना? है, हाँ जी, ओम होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। Yes. Now, Anvi, what are the factors on which resistance depend? सर एक मिनट, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा। सर ऑडियो डिवाइस चेंज कर दिया है, वो थोड़ा सा काम चल रहा था तो इसलिए आवाज आ रही थी। Sir, factors affecting resistance are material of wire, temperature of wire, area of cross section of wire, and length. Length of wire. So these are the four factors on which resistance of a conductor depend. Yes, sir. Okay. How does it depend on material of a wire? आकांक्ष बताओ material पे कैसे depend करता है?
how does the resistance of a wire depend on material of a wire? कुछ भी जो समझ में आया, जो आता है वो बताओ, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर होना जरूरी नहीं है, बट अगर तुम सुने हो कुछ भी लगता है तुमको तो बताओ. The material should have free electrons. Material which has free electron, more number of free electron, it will be a better conductor of electricity. So because it is a better conductor of electric current, better conductor, so uska resistance kam hoga, right? It will have a lesser resistance. So material which has more number of free electron will have less resistance, and material which has less number of free electron will have more resistance. Okay. लेंथ ऑफ द वायर पे उपमन्यु कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? सर क्या? लेंथ ऑफ द वायर पे हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर? On the length of a wire, how does the resistance depend? Yes. Sir, it's directly proportional to its length and inversely proportional to its cross-sectional area. तुमको बस लेंथ का बताना था. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर थिकर वायर है तो लेस रेजिस्टेंस होगा, और थिनर वायर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? अनवी बताइए आप. So resistance of a wire increases with increase in temperature. Why does it happen so? Sir, because with an increase in temperature, the movement of the particles increases. Vibrations of the particles. Vibrations increase हो जाती है तो उसकी वजह से better conduct करता है. नहीं, वाइब्रेशन इंक्रीज होने के वजह से क्या है कि कोलिजन्स ज्यादा होता है. कोलिजन्स ज्यादा होने के वजह से उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है, तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है फिर. ठीक है. So this why I am emphasizing on this particular topic is because this will be used in class 12th also. There is a chapter on current electricity in class 12th also. Sorry, class 10th also. So you will have to understand these concepts in a better way, है ना. एप्लीकेशन वगैरह अच्छे से समझना होगा, नहीं तो फिर 10th में भी फिर वो कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं रहेगा फिर आपका. ठीक है. Yes, sir. Yes. इसलिए पूरा चैप्टर को एक बार दोबारा रीड करना. ये जो बी वाला हम लोग कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बहुत सारे क्लासेस के लिए. अगर तुम साइंस लोगे तो 12th में भी जरूरत पड़ेगा, बट हाँ, अब अगर साइंस नहीं लेते हो तो एटलीस्ट 10th क्लास तक तो जरूरत पड़ेगा ही. ठीक है. चलिए, we'll stop here then, and जो न्यूमेरिकल्स है और एक्सरसाइज है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे. तो योर होमवर्क इज टू गो थ्रू द होल चैप्टर. अभी तक जहां तक किया है ना, 9A और 9B दोनों को, just revise it properly, because next time again I'll ask you certain questions and you will have to answer that. So please go through the chapter once more properly. ठीक है. Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir.